पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। आप सुन रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार। आइए सुनते हैं कंप्यूटर विभाग के विभागाध्यक्ष श्री रेशम लाल प्रधान से उनका व्याख्यान। सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस विज्ञान, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम के अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स की हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने कंप्यूटर्स क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। आज हम कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो एक श्रेणी होती है माइक्रो कंप्यूटर्स। जो सबसे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है। बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर कीमत में बहुत सस्ते होते हैं और आकार में छोटे होते हैं तथा यह टेबल में रखकर उपयोग करने लायक कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर घरों में, विद्यालयों की कक्षाओं में, दफ्तरों में सभी जगह लगाए जाते हैं। व्यापार में भी माइक्रो कंप्यूटरों का व्यापक उपयोग है। व्यवसाय बड़ा हो या छोटा हो, माइक्रो कंप्यूटर दोनों में उपयोगी है। इसके कुछ उदाहरण अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक्स, लैपटॉप्स, पामटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट पीसी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। लैपटॉप्स आप सभी लोग जान रहे होंगे, यह कंप्यूटर का एक प्रकार है जिसको हम कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं एवं कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। डेस्कटॉप, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसे हम एक टेबल में रख कर उपयोग में ला सकते हैं। साधारणतः डेस्कटॉप को दूसरे जगह लाने ले जाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे एक ही जगह रख कर अगर उपयोग करना है तो हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर उपयोग में लाना चाहिए। टैबलेट पीसीज भी आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी हैं जो मोबाइल फ़ोन के आकार के होते हैं और इसमें भी हम कंप्यूटर्स के सारे कार्य कर सकते हैं। तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो एक वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन आकार में माइक्रो कंप्यूटर्स के समान होने के बावजूद अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह विशेष रूप से जटिल कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर के सभी लक्षण अपने अंदर रखते हैं तथा माइक्रो कंप्यूटर के समान ही एक यूजर द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटरों की जैसी होती है। इनका प्रयोग मूलतः वैज्ञानिक एवं इंजीनियर, अभियंताओं द्वारा तथा अन्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में अपार बदलाव तथा इसके वृहद स्तर पर विकास के बाद अब वर्क स्टेशन का प्रचलन कम हुआ है। जो विशेषताएं वर्क स्टेशंस की होती हैं अब माइक्रो कंप्यूटर में भी हमें मिल जाती हैं। अतः वर्क स्टेशंस का उपयोग पहले की अपेक्षा कम हुआ है। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता है। यह कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं। ये कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटरों की कीमत माइक्रो कंप्यूटरों से अधिक होती है और ये व्यक्तिगत रूप से यूज नहीं किए जा सकते। इन्हें छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां यूज में लाती हैं। इस कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इन्हें हम मल्टी यूजर सिस्टम भी कह सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू लगी होती हैं, अतः इसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी अधिक होती है। इनकी मेमोरीज स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। एक मध्यम स्तर की कंपनी मिनी कंप्यूटर का उपयोग कई प्रकार के कार्यों के लिए करती हैं, जिसमें कर्मचारियों के वेतन पत्र तैयार करना, वित्तीय खातों का रखरखाव करना, लागत विश्लेषण, बिक्री विश्लेषण, उत्पाद योजना इत्यादि कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके पश्चात अगली प्रकार है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, साथ ही इनकी स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है। इनमें अधिक मात्रा में डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है।
इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक तथा सरकारी विभाग एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम के रूप में करते हैं। ये 24 घंटे कार्य कर सकते हैं और इन पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में हम लोग जाते होंगे तो बैंक्स में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं जनरली वो मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम होती हैं। अधिकतर कंपनियां तथा संस्थाएं मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कई कार्यों के लिए करती हैं, जैसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिल को भेजना एवं रखना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों को भुगतान करना, टैक्स का विस्तृत ब्यौरा रखना आदि कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली प्रकार की अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण है एवं सबसे ज़्यादा कैपेसिटी की कंप्यूटर होती है वह है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर के सभी श्रेणियों में सबसे बड़े, सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाले तथा सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इनमें अनेक सीपीयू समांतर क्रम में कार्य करते हैं। इस क्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। एक सीपीयू द्वारा डेटा और प्रोग्राम एक स्ट्रीम में एग्जीक्यूट करने की पारंपरिक विचारधारा वन न्यूमैन कॉन्सेप्ट कहलाती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर नॉन न्यूमैन सिद्धांत पर कार्य करती है। सुपर कंप्यूटर में अनेक ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट सीपीयू के भाग होते हैं। प्रत्येक ALU एक निश्चित क्रिया के लिए होता है और सभी ALU एक साथ समानांतर प्रक्रिया पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, अतः इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर कई प्रकार के कार्यों में उपयोग होता है। बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध करना एवं खोज करना, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, सैटेलाइट नेविगेशंस, वेदर फोरकास्टिंग मौसम की भविष्यवाणी, उच्च गुणवत्ता के एनिमेशंस में, मनोरंजन के जगत में, इस तरह के कार्यों में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। हमारे भारत में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर डेवलप हुई थी उसका नाम था परम, जिसे CDEC पुणे द्वारा डेवलप किया गया था। आज के समय में हमारे भारत में कई सुपर कंप्यूटर्स उपलब्ध हैं, जिसमें परम, आदित्य, परम 10,000, सहस्त्र इस तरीके के सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। आज के समय में पूरे विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में एक होड़ सी लगी हुई है एवं विकसित देश यह चाहता है कि सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा हाई स्पीड की सुपर कंप्यूटर उनके पास रहे। इसीलिए सुपर कंप्यूटर आज के दशक में हर देश के पास बदलते रहता है। कभी USA के पास हाई स्पीड का सुपर कंप्यूटर होता है तो फिर 2-4 साल बाद वो चाइना के पास आ जाता है, तो फिर 2-4 साल बाद वो रशिया के पास होता है। इस तरीके से उनमें आपस में होड़ लगी हुई है। आज के समय में जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वह चाइना के पास उपलब्ध है। अब हम कंप्यूटर के मूलभूत प्रयोग की बात करते हैं, कहाँ कंप्यूटर उपयोग होते हैं। अगर कंप्यूटर के उपयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो। सभी क्षेत्रों में प्रायः कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। और क्यों उपयोग होता है इसकी भी हमने पिछले व्याख्यान में बात करी थी कि कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे स्पीड, स्वचालन, स्टोरेज क्षमता। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण कंप्यूटर आज के समय में सभी क्षेत्रों में प्रयोग होता है। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें हमारे घरों में, और जो पर्सनल वर्क होते हैं, व्यक्तिगत कार्य, उनके लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। और ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के रूप में ही हमारे घरों में यूज होता है। कंप्यूटर्स की जो विशेषताएं हैं उसमें यूज होने वाले जो उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं, ये भी दूसरे तरीके से हमारे घरों में कई तरीके के कार्यों में आती हैं। जैसे रसोई घर में हम माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करते हैं। यह कंप्यूटर तो नहीं है बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर एवं मेमोरी लगा हुआ होता है, तो यह भी कंप्यूटर से रिलेटेड है और उपयोग में आता है। कंप्यूटराइज कार्स, अगर आज के डेट में हम कार का उपयोग करते हैं या कार में हम कहीं भी जाते आते हैं तो देखे होंगे कार में कई सारे यंत्र लगे होते हैं जो सेंसर बेस्ड होते हैं तथा हमें कहीं भी जाना है, आगे की रास्ता हमें दिखाते हैं, जो भी पाथवे है वो हमें शो कर देता है, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, कितना स्पीड से कार गति कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो कार हमें फ्लैश कर देता है। तो ये भी कंप्यूटर की विशेषताओं के द्वारा ही संभव हो पाता है। रोबोट, पर्सनल रोबोट सर्वेंट्स, आज के डेट में विकसित देश में रोबोट्स के रूप में सर्वेंट्स लगने लगे हैं लोग, है ना। तो ये भी कंप्यूटर्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। घर से हम घर बैठे
ऑनलाइन रिटेल शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, तो ये भी कंप्यूटर के थ्रू संभव हो पाया है। तो इस तरीके से घरों में एवं व्यक्तिगत कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा जगत है। शिक्षा जगत तो वो कंप्यूटर के बिना आज के समय में अधूरा है। सभी जगह सभी इंस्टीट्यूशंस में कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर सीखने की बात हो या कंप्यूटर सिखाने की बात हो या ऑफिस का किसी प्रकार का कार्य करना हो, कोई रिपोर्ट तैयार करना हो, वहाँ कंप्यूटर बहुत ही आवश्यक हो गया है। आज के कोविड के समय में आप सभी जानते हैं सभी शिक्षण संस्थानों में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्लासेस बंद हो गई थी, परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी। ऐसे समय में यह कंप्यूटर ही था और यह ऑनलाइन सिस्टम ही था जिसके थ्रू बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस संपन्न हो पाई और साथ में उनकी परीक्षाएं भी संचालित हो पाई। तो ये कंप्यूटर आज के समय में मानव को, पूरे विश्व को बहुत बड़ी देन है, जिसके कारण हम जटिल से जटिल क्रियाएं और अपने जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं वे सभी कार्य हम पूर्ण कर सकते हैं। तो इस कोविड-19 समय में इसकी उपयोगिता सार्थक सिद्ध हुई है। सभी शिक्षण संस्थानों में क्लासेस भी ऑनलाइन संपन्न कराए गए हैं और परीक्षाएं भी कंप्यूटर्स के थ्रू ऑनलाइन संपन्न हुई हैं। आज के समय में कंप्यूटर एक शिक्षक के रूप में भी कार्य करता है। एक कंप्यूटर्स के थ्रू ही स्टूडेंट्स सारी सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू पर्टिकुलर शिक्षण संस्थानों के वेबसाइट्स ओपन करके सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है एवं प्रशिक्षण एवं परीक्षा में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। एक दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वह है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन जगत। मनोरंजन जगत में कंप्यूटर का आज बहुत ही बहुतायत में विस्तृत रूप से उपयोग हो रहा है। ग्राफिक्स का, एनिमेशंस का इतना उत्कृष्ट उपयोग मनोरंजन जगत में आजकल देखने को मिल रहा है। इसका सीधा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। कुछ मूवीज़ अभी के समय में आई हैं जिसमें ग्राफिक्स का बहुत ही उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है, जिसमें आपका बाहुबली एक मूवी है जिसमें आप देखे होंगे कितनी अच्छी ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है। तो यह भी कंप्यूटर्स के थ्रू ही संभव हो पाया है। तो संगीत के क्षेत्र में, आर्ट, कला के क्षेत्र में, खेल जगत के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत में होने लगा है। वैज्ञानिक शोध में भी कंप्यूटर का प्रयोग आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। कंप्यूटर का मौसम की भविष्यवाणी में प्रमुख उपयोग है। मौसम का अनुमान लगाने के लिए वर्तमान मौसम की स्थिति के डेटा कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं, जिनकी भूतकाल के मौसम की स्थितियों से कंप्यूटर तुलना करता है। मौसम की भविष्यवाणी की प्रक्रिया 24 घंटे चलती रहती है। इसमें डेटा की संख्या अधिक होती है, इसलिए इस कार्य के लिए सुपर कंप्यूटर का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हम देखें तो सैटेलाइट नेविगेशंस के लिए या अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यानों में सवार करके भेजने के लिए हम कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। जटिल खगोलीय गणनाएं भी कंप्यूटर के माध्यम से करी जाती हैं। खगोलीय पिंडों की दूरियों का आकलन आदि कंप्यूटर की एक्यूरेसी से ही किया जा सकता है। सिमुलेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर किसी वास्तविक वस्तु का वर्चुअल मॉडल बना देता है और उसका परीक्षण करता है। इस प्रकार भवनों, कारों, वायुयान, प्रक्षेपास्त्र, अंतरिक्ष यान के मॉडल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना के फिर उन कार्यों का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है आज के समय में जहां कंप्यूटर का उपयोग न होता हो। तो ये कंप्यूटर के आकार एवं उनके उपयोग की बातें थी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुतायत प्रयोग होता है आज के समय में। डायग्नोसिस किया जाना है, कंप्यूटर असिस्टेंट डायग्नोसिस होता है, टोमोग्राफी होता है, कंप्यूटराइज लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। अभी कोविड के समय में पेशेंट्स को कंप्लीट लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी, यह भी कंप्यूटर्स के थ्रू ही संभव हो पाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो कंप्यूटर अनिवार्य है, अत्यावश्यक है। इंटरनेट अगर आपको उपयोग करना है तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, उसी के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। ई बिजनेस करना है, ई कॉमर्स करना है, आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, परचेस करना है, इन सभी प्रकार के कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हमने देखा कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। आइए हम अब कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कंप्यूटर बेसिकली 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सीपीयू, एक इनपुट डिवाइस एंड एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा इनपुट लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू उन डेटा को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है
और एक आउटपुट यूनिट होता है जो उन डेटा को हमें आउटपुट के रूप में, प्रिंट्स के रूप में, प्रिंट आउट्स के रूप में हमें दिखाता है। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम रेडी होता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को कंप्यूटर कहा जाता है। इसी में कंप्यूटर की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो भी डेटा हम इनपुट देते हैं, कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं, ओपन करते हैं, ये सभी कार्य हमारे CPU में संपन्न होती हैं। यह CPU 3 प्रकार के बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होता है ALU, जिसे कहा जाता है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एक होता है CU, जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं हम। और एक तीसरा कंपोनेंट होता है मेमोरी यूनिट, MU। इन 3 कंपोनेंट से मिलकर CPU बनता है, ALU, CU एंड MU। इन तीनों पार्ट्स का CPU में अलग अलग कार्य होता है। एक निर्दिष्ट कार्य इनके लिए निर्धारित है और इसी के थ्रू सारी क्रियाएं संपन्न होती है। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जितनी भी क्रियाएं, ऑपरेशन आपके कंप्यूटर में संपन्न किया जाना है वह ALU के माध्यम से होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इन ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, उनका प्रबंधन करता है। जो भी डेटा हम इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, कंट्रोल यूनिट उन निर्देशों को एकत्र करता है तथा उसके आधार पर उन क्रियाओं को ALU डिवाइस में संपन्न करता है। एक होता है मेमोरी यूनिट्स। तो जब भी हम कोई निर्देश देते हैं या डेटा इनपुट देते हैं तो हमारा कंट्रोल यूनिट उन निर्देशों को, उन डेटा को मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है। यह बेसिकली प्राथमिक मेमोरी होती है जो CPU में यूज होती है। यहाँ पर हमारा डेटा स्टोर तो होता है परंतु ऑपरेशंस के लिए स्टोर होता है, एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए स्टोर होता है। तो यह टेम्परेरी मेमोरी होता है बेसिकली। जब हम एक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वह मेमोरी यूनिट में जाएगा, CPU में एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही हम एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे वह मेमोरी यूनिट खाली हो जाता है। तो यह प्राथमिक मेमोरी होता है और मुख्य रूप से प्राथमिक मेमोरी में यह रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, रैम एंड रोम। जब हम मेमोरी के बारे में व्याख्यान करेंगे तब आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। तो यह मेमोरी यूनिट होता है, प्राथमिक मेमोरी होता है जिसमें रैम का उपयोग होता है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि CPU 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ALU, CU एंड MU। तो ऐसा नहीं है कि हमारे CPU में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये कार्य के आधार पर ये तीनों हिस्से को हम परिभाषित करते हैं। वैसे अगर हम एक CPU को ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस एवं इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। आइए हम इन इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं जो हमारे CPU में लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। यह मुख्य बोर्ड होता है, यह पर्सनल कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है। जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती CPU के अंदर वो इसी मदरबोर्ड के थ्रू संपन्न होती हैं। इसी में आपका प्रोसेसर लगा हुआ होता है जिसमें सारे अरिथमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं। कंप्यूटर के कई अन्य भाग भी मदरबोर्ड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड में एक या अधिक CPU होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सहायक सर्किट भी होते हैं जो वास्तविक रूप से इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहा जाता है? जब एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्लेट में जब हम कई सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं, एक छोटे से लोकेशन में प्लेस करते हैं, तो इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। अगर हम प्रथम पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें, जो 1950 से 1960 के दशक के कंप्यूटर हुआ करते थे, उस समय ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अलग अलग जगह रखे हुए होते थे। आपका मेमोरी डिवाइस अलग होता था, पावर सप्लाई डिवाइस अलग होता था, सभी अलग अलग लोकेशन में रखे हुए थे। आज के समय में इसी मदरबोर्ड के थ्रू, इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू इन सभी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को एक सर्किट बोर्ड में, एक कॉमन प्लेट में हम प्लेस कर पाते हैं। यही कारण है कि कंप्यूटर के आकार में अभूतपूर्व कमी हुई है एवं कंप्यूटर हम एक छोटे से टेबल में रखकर उपयोग कर पाते हैं। तो यह मदरबोर्ड होता है। इसका काम CPU, मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट पेरिफेरल सर्किट के मध्य इंटरफेस प्रदान करना होता है। इसमें मुख्य मेमोरी के साथ ही पावर ऑन होने के बाद कंप्यूटर के आरंभिक सेटअप के लिए सर्विसेज भी होती हैं। अब नेक्स्ट है मेमोरीज, मैन मेमोरीज। आपके CPU में मेमोरीज लगी हुई होती है जिसमें मुख्य है रैम। रैम वह प्राथमिक मेमोरी होती है जिसमें सभी प्रकार के ऑपरेशन संपन्न होती हैं। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एवं उसे रन करते हैं
तो वह सीपीयू में मेमोरी यूनिट के अंतर्गत मुख्य मेमोरी में जाता है, जिसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। और सीपीयू की अगर हम बात करें तो यह मुख्य मेमोरी रैम होती है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस मेमोरी में वो सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं जो हम ओपन करते हैं एवं ऑपरेट करते हैं। अतः इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब हम इसे पढ़ने के साथ साथ इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको डेटा को राइट भी कर सकते हैं। तो मेमोरी के लिए जब हम व्याख्यान करेंगे तो इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट उपकरण जो सीपीयू में लगा होता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज होता है। यह केवल डेटा को स्टोर करने के काम आता है। आप लोग देखे होंगे जब भी लैपटॉप या डेस्कटॉप ओपन करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो दो तरीके की मेमोरीज होती हैं। आप मुख्य रूप से देखते हैं उसका रैम कितना है एवं हार्ड डिस्क कितना है। तो आप पाते हैं कि रैम जो है 2 GB है, 4 GB है, बट हार्ड डिस्क उसका 250 GB है, 512 GB है, 1 TB है। तो सेकेंडरी स्टोरेज हमेशा अधिक होता है और रैम अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रैम केवल ऑपरेशंस को संपन्न करने के लिए यूज होते हैं, एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। जब भी हम एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं वह रैम में एग्जीक्यूट होता है। एप्लीकेशन को जैसे हम क्लोज करते हैं वह रैम खाली हो जाता है, सो दैट उसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को वहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इस तरीके से 2 GB का रैम है या 4 GB का रैम है तो हमारे लिए एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए पर्याप्त होता है। इसे टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होते हैं वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। एक बार हमने डेटा स्टोर कर दिया, वह तब तक उसमें स्टोर रहेगा जब तक कि हम डेटा को वहाँ से डिलीट नहीं कर देते हैं। तो उन्हीं में से एक है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज होता है और यह भी सीपीयू का एक हिस्सा होता है। कंप्यूटर पावर सप्लाई, यह एक नेक्स्ट इक्विपमेंट है जो सीपीयू में लगा हुआ होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटरों में पावर सप्लाई एक बक्से के समान होता है, यह कंप्यूटर के अंदर होता है। इसको SMPS के नाम से जाना जाता है, सिंपल मोड पावर सप्लाई। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि जब तक हम पावर सप्लाई नहीं देंगे आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है वीडियो कार्ड, जिसे ग्राफिक्स कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, वीडियो कार्ड नहीं है आपके कंप्यूटर्स में, तो आपको जो पिक्चर्स दिखाई देते हैं स्क्रीन में वो आपको दिखाई नहीं देंगी। अन्यथा आपको जो पिक्चर्स दिखाई भी देंगी तो अच्छी क्वालिटी के आपको दिखाई नहीं देंगी, ब्लर होके दिखाई देंगी। तो वीडियो कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत आवश्यक है। जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है वो HD है या फुल HD है, किस तरीके का ग्राफिक्स कार्ड उसमें लगा हुआ है यह देखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो लगा हुआ होता है वह है साउंड कार्ड। ऑडियो कार्ड भी उसमें लगा हुआ होता है। जो भी हम बोलते हैं या जो भी डेटा हम कंप्यूटर से रिसीव करते हैं वो ऑडियो कार्ड के थ्रू ही संपन्न हो पाता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, यह CD DVD भी लगा हुआ होता है। अगर CD DVD सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आता है। हम स्टडी करेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क एवं CD DVD आती है। तो CD DVD भी CPU में लगा हुआ होता है। अगर हम अपनी डेटा को CD DVD में स्टोर करके रखे हैं और उसको रीड करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव उपयोग में लाना होगा। एक और महत्वपूर्ण डिवाइस है, छोटा सा उपकरण है जो CPU में लगा हुआ होता है, वह है नेटवर्क कार्ड। तो नेटवर्क कार्ड, जिसे नेटवर्क एडेप्टर भी कहा जाता है, लैन एडेप्टर भी कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क कार्ड हमारे CPU में लगे होने के कारण ही हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं, किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन को हमारे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, या फिर हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में नहीं लगा है तो हमें इंटरनेट एक्सेस करने में या एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने में हमें परेशानी होगी, हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अतः यह होना आवश्यक होता है। ये सभी उपकरण आपके CPU में लगी हुई होती हैं, जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लगी हुई होती हैं, उसके अंदर होती हैं। इसके अलावा CPU के अलावा कई सारे इक्विपमेंट हैं जो एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के फॉर्मेशन में आवश्यक होती हैं। उसमें से एक है मॉनिटर। मॉनिटर ये अलग से डिवाइस होता है जो डिस्प्ले के रूप में हमारे सामने होता है। CPU में जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं उसे हम देखते हैं तो मॉनिटर की सहायता से देख पाते हैं। आगे हम आउटपुट डिवाइस में जब हम स्टडी करेंगे, आप चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि मॉनिटर क्या होते हैं और कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है माउस।
माउस एक पॉइंटर डिवाइस होता है। स्क्रीन में हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनको हम पॉइंट कर सकते हैं एवं डेटा प्रविष्ट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड एक अल्फ़ा न्यूमेरिक बोर्ड होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक कीज़ भी होते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं। उन्हीं के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट करते हैं। तो इस तरीके से इन सारे उपकरणों से एक कंप्यूटर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। यह बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है: इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर हमने देखा सीपीयू क्या होता है। इसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं: एएलयू, सीयू एंड एमयू। तो यह इसके कार्य के आधार पर था। पर मुख्य रूप से जो फिजिकल डिवाइस होता है सीपीयू का, उसको अगर हम ओपन करेंगे तो हम पाते हैं कि उसमें कई सारे उपकरण लगे हुए होते हैं। उसके बारे में भी हमने 1 बाय 1 देखा। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे मॉनिटर या आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइसेस में माउस एवं कीबोर्ड होता है, इन सभी के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो यह था कंप्यूटर सिस्टम के बारे में छात्रों। इसके बाद हम नेक्स्ट व्याख्यान में पर्सनल कंप्यूटर के डेवलपमेंट इवोल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर्स किसने पहले डेवलप किया, उसमें क्या विकास कार्य हुए एवं आज के समय में हम कौन सा कंप्यूटर उपयोग कर पा रहे हैं। धन्यवाद। ज्ञान विज्ञान सत्य शिव सुंदर सबका हो आरोहण, प्रेम अहिंसा विद्या सर से विकसित जीवन दर्शन।